Hello and welcome back to GB Educator. This is your educator Gami Gogo. So, dear students, this video is the continuation of our chapter 6, that is the molecular basis of inheritance. Okay, so in these slides, in this lecture, we will talk about the replication. है ना, replication क्या होता है, and then we'll talk about some experiments which were performed to prove that DNA is the genetic material, and kind of like what are the enzymes required for the machinery of the replications. Okay, so when we talk about replication का जब भी हम लोग बात करते हैं, we always have to remember the name of two scientists, that is Watson and Crick. ठीक है, because they both, Watson and Crick, they proposed theory which is proposed as a scheme for replication of DNA, है ना, DNA replicate कैसे करता है करके उसको बताने वाला हम लोगों का वैटसन एंड क्रीक ने दिया था। और उन्होंने क्या बताया था, अपना जो स्कीम है, अपना जो थ्योरी है, उसमें बताया था कि two strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strands. As we all know कि DNA two strands से बनता है ना, DNA consists of two strands and these two strands will separate from each other and one of this strand will act as a template जहां से आपका नया DNA strand का synthesis होने लगता है। ठीक है, and after the completion of replication होगा क्या, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. और यही जो स्कीम है, इसको उन्होंने बताया था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। यानी जो नया जो डीएनए स्ट्रैंड जो बनेगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा एक पेरेंटल स्ट्रैंड और एक नया सा न्यूली सिंथेसाइज्ड, है ना। तो हो गया ना, मतलब एक वाला को रिटेन किया, कहने का मतलब है पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड भी एक दिख रहा है, तो कंजर्व होके रखा है ना डीएनए को एक तरफ से। सो इसीलिए दे टर्म्ड इट एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछ दे सकता है व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपको बताने वहां पे डीएनए में वन पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व होके रहता है एंड देन अनदर स्ट्रैंड इज द न्यूली सिंथेसाइज्ड वन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और पूछेगा आपको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, इसको किसने बताया था, वैटसन एंड क्रिक, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं which were performed by Matthew Meselson and Franklin Stoll, या फिर इसको कभी कभी Meselson and Stoll एक्सपेरिमेंट्स भी बताया जाता है। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं रहना। सो इन देयर एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, they grew E. coli in a medium containing 15 NH4Cl, ठीक है, अमोनिया क्लोराइड। तो E. coli बैक्टीरिया उन्होंने ग्रो किया एक मीडियम में जिसमें देयर वाज 15 NH4Cl। 15 एंड ये आपका नॉर्मल नाइट्रोजन नहीं है, दिस इज योर हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये नाइट्रोजन का एक हैवी आइसोटोप है। तो रिजल्ट देखा गया ये था कि द रिजल्ट वाज दैट 15N वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। ठीक है, एंड ये जो डीएनए, ठीक है, ये जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल है, इट कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप उन लोग ये किया था, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, दे ग्रो इन अ मीडियम जिसमें 15 NH4Cl प्रेजेंट था। ठीक है, तो उसके बाद जैसे रेप्लिकेशन के बाद उन्होंने देखा कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो डीएनए है, ठीक है, उसमें देखा गया है कि जो 15N है ना, जो न्यूट्रिएंट में जो मौजूद नाइट्रोजन है, हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन था, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। ठीक है, और फिर जैसे 15N जो है डीएनए के अंदर चला गया, वो अभी एक हैवी डीएनए बन गया। ठीक है, तो हैवी डीएनए एंड लाइट डीएनए से कैसे उसको डिस्टिंग्विश करेगा बोलने से, देयर इज अ प्रोसेस नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में ऐसा होता है, आपको मतलब 1000 रोटेशन पर स्पीड पर सेकेंड ना, इतना ज्यादा हाई स्पीड में रोटेट कर जाते हैं कि आपका जो हैवी वाला जो डीएनए है, दे यूज टू सेटल डाउन इन द बॉटम। ठीक है, पैलेट में। ठीक है, तो ऐसे होके आपको मतलब डिस्टिंग्विश कर देता है हैवी डीएनए एंड लाइट डीएनए को। और वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ
सीजियम क्लोराइड, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ठीक है। सीजियम क्लोराइड एमसीक्यू में पूछ देते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कौन सा ग्रेडियंट बेसिस में करते हैं, देन यू हैव टू रिमेम्बर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट बेसिस में, ठीक है। And then they transferred the cell into a medium with normal 14 NH4Cl and took samples at various definite time intervals as the cells multiplied, and extracted the DNA that remained as double-stranded helices. The various samples were separated independently on cesium chloride gradients to measure the densities of DNA. तो वही है 15 N में पहले कल्चर पहले ग्रो किया, एंड देन वही का जो स्ट्रैंड है उसको निकाल के उसको वापस उन्होंने कहाँ पे ग्रो किया, कहाँ पे ट्रांसफर किया, दे ट्रांसफर्ड इनटू ए मीडियम कंटेनिंग नॉर्मल नाइट्रोजन, ठीक है, 14 नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपको याद रखना। उसके बाद उधर ग्रो करने के बाद यू नो आफ्टर अ डेफिनेट टाइम इंटरवल्स लाइक यू नो बैक्टीरिया दे डिवाइड आफ्टर एवरी 20 मिनट्स ना, तो आफ्टर एवरी 20 मिनट्स उन लोग एक एक स्टैंड को उठा के वो करने लग गया था ना, परफॉर्म करने लग गया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। Thus, the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from 15N to 14N, they had a hybrid or intermediate density. That is, after 20 minutes, E. coli divides in 20 minutes. ठीक है, तो ये इसमें ज्यादा वो जोड़ नहीं देना आपको, ये इस लाइन में जोड़ देना है कि जब 15N से लेके जब 14N में वापस ग्रो किया है ना, तो उसमें देखा गया कि the you know after their replication after one generation 15N से 14N में ग्रो करने के बाद देखा गया कि उसमें इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला डीएनए भी था, ना हेवी वाला डीएनए ना लाइट वाला डीएनए, दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज हाइब्रिड वाला, ठीक है। तो ये भी देखा गया था उन लोगों का कहना है। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर after another generation, that is after 40 minutes, was composed of equal amount of hybrid DNA and of light DNA, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन यानी आफ्टर 20 मिनट्स के बाद में देखा गया है कि उसमें हाइब्रिड देखा गया था, है ना, हाइब्रिड डीएनए भी देखा गया था, ठीक है, यानी लाइट ना ही लाइट डीएनए ना ही हैवी डीएनए, इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला देखा गया था। बट आफ्टर द सेकंड जनरेशन, दैट इज आफ्टर 40 मिनट, क्योंकि बताया था द बैक्टीरिया दे डिवाइड आफ्टर एवरी 20 मिनट, है ना, तो 40 मिनट यानी सेकंड जनरेशन के बाद देखा गया था कि देयर वाज द प्रोडक्शन ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड ऑफ लाइट डीएनए, ठीक है। Okay, so this is the diagrammatic representation like kind of ये जो मसल्सन एंड स्टोल का जो एक्सपेरिमेंट है आप यहाँ से समझिएगा। ये देखिए, दिस इज एक मीडियम, ये एक मीडियम है वेयर ई कोलाई ग्रोइंग इन 15N मीडियम, एंड देन इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ट्रांसफर टू N14 मीडियम, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ होने के बाद दिखे कि यहाँ पे आपका दे कंटिन्यू टू ग्रो इन N14 मीडियम। फिर बाद में सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये देखिए, ये टेस्ट ट्यूब में आपको भर दिया है ना, ये टेस्ट ट्यूब में आपको भर दिया आपका क्या डीएनए ना, यहाँ का इसको यहाँ पे लाया, यहाँ पे बी लाया। उसके बाद हाई स्पीड में रोटेशन किया, रोटेट करने के बाद देखा गया कि यहाँ पे लाइट डीएनए जो है ऊपर में सुपरनेटेंट में फ्लोट होके रहा था, एंड देन जो हैवी डीएनए दे वर सेटल डाउन इन द बॉटम, यानी इसको हम लोग पैलेट बोलते हैं, है ना। एंड देन जो हाइब्रिड जो डीएनए था जिसमें आपका हेवी एंड लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन होके मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला, दे वर फ्लोटिंग इन द मिडल, ठीक है। तो ऐसे करके दे वर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द हेवी डीएनए एंड लाइट डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिफोर ट्रांसफर टू 14N, जब यानी 15N में ग्रो किया था तो वो बहुत हेवी नाइट्रोजन वाला था, तो इसीलिए नीचे में सेटल करके बैठ गया बॉटम में। बट देन आफ्टर वन जनरेशन देखा गया कि हाइब्रिड वाला जो है वो इंटरमीडिएट वाला जो डेंसिटी वाला है ना, तो वो बीच में से फ्लोट होने लग गया था। बट आफ्टर 2 जनरेशन, दैट इज आफ्टर लाइक 40 मिनट्स ना, तो देखा गया कि आपका लाइट डीएनए का भी अराइज होना दिख गया था, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, इक्वल अमाउंट ऑफ, बताया ना आफ्टर 40 मिनट, लास्ट लाइन आपको अगर याद होगा तो आफ्टर 40 मिनट सेकेंड जनरेशन में इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए देखा गया था। तो ये हो गया आपका हाइब्रिड डीएनए एंड दिस इज योर लाइट डीएनए, इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। सो वही सेम फिगर आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट इज द सिमिलर वन। ये देखिए, ये लाइट वाला जो डीएनए है ना, एंड ये भी लाइट वाला डीएनए, इक्वल अमाउंट, दो है स्ट्रैंड है। उसके बाद यहाँ पे
हाइब्रिड डीएनए दो है ना, इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ है आफ्टर द सेकेंड जनरेशन, दैट इज आफ्टर 40 मिनट। ठीक है, सो दिस इज द फिगर विच इज प्रोवाइडेड इन योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो आप किसी को भी एक को ड्रॉ कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू व्हिच you feel is comfortable with you, है ना। And an experiment involving use of radioactive thymidine to detect distribution of newly synthesized DNA in the chromosomes was performed on Vicia feva by Taylor and colleagues in 1958। ये जस्ट आपको लाइक चलो नीट पॉइंट ऑफ व्यू में कभी कभी पूछ देते हैं, है ना, एमसीक्यू में भी पूछ दे सकते हैं, सीबीएसई वाला, है ना, कि जो टेलर करके कुछ साइंटिस्ट है, टेलर ने किसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। ठीक है, और क्या इन्होंने यूज किया था। देन यू हैव टू रिमेम्बर कि टेलर एंड हिज कलीग्स यूज्ड रेडियो एक्टिव थायमिडिन यूज किया था, वो भी रेडियो एक्टिव वाला, है ना, टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो नया जो सिंथेसाइज डीएनए है उसको डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने रेडियो थायमिडिन का इस्तेमाल किया था, किसके ऊपर में, विसिया फेबा का ऊपर में। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट प्रूव, और यही जो एक्सपेरिमेंट है जैसे क्या प्रूव हुआ था, इट वाज प्रूव दैट द डीएनए इन क्रोमोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। ठीक है, जो डीएनए है in chromosomes they also replicate semi conservatively. This was also proved by the Taylor and his colleagues by performing experiment on Vicia feva. ठीक है, now you see replication means what, to make a copy of, है ना, कुछ चीज का कॉपी बनाना, यानी when we talk about DNA replication we make the copies of DNA। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे एंजाइम्स एंड कैसे रेप्लिकेशन होते हैं। ठीक है, लिविंग सेल्स में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट ई कोलाई एज एन एग्जांपल। ठीक है, तो जो ई कोलाई में जो रेप्लिकेशन हो रहा होता है उसमें कुछ सेट ऑफ कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है, यानी कुछ सेट ऑफ एंजाइम्स जरूरी पड़ता है। ठीक है, एंड जो मेन एंजाइम जरूरत पड़ता है इट्स नेम्ड एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। important। ठीक है, what is the main enzyme required in the process of DNA replication, तो आपको याद रखना है it is referred to as DNA dependent DNA polymerase। और ये जो DNA polymerase जो है ना, these are highly efficient enzymes because they have to catalyze a polymerization of a large number of nucleotides in a very short time। ठीक है, very efficient enzymes है, highly efficient enzymes है, क्योंकि उन लोगों को एक पॉलीमराइजेशन मींस व्हाट, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए जो है बहुत लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है, तो उसको हर एक न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करना, है ना। ठीक है, तो मतलब कैटलाइज करना, तो ये सब एक एंजाइम का मतलब स्पेसिफिक एंजाइम का काम हो जाता है। ठीक है, व्हिच इज टर्म्ड दिस डीएनए पॉलीमरेज। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग दिस रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट टू म्यूटेशन, है ना, और जब रेप्लिकेशन के प्रोसेस में कुछ अगर गड़बड़ी दिखा जाएगा, ठीक है, तो वो डायरेक्ट म्यूटेशन में चला जाएगा। म्यूटेशन मींस व्हाट, abnormal arrangement of chromosomes या फिर abnormal like DNA sequence में कुछ alteration होना। ठीक है, which will ultimately change the phenotype and genotype of a person, है ना। उसके बाद जो हम लोगों का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, दे सर्व डुअल पर्पसेस। आपको एग्जाम में पूछ लेगा, है ना, व्हाट आर द डुअल पर्पसेस, व्हाट आर द डुअल फंक्शंस ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। तो आपको याद रखना है दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट्स। ठीक है, एंड आल्सो दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। डन, ये दोनों आपको याद रखना, सबस्ट्रेट एंड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और यही दो आपका फंक्शन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का। ठीक है, ना यू सी फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, हम लोग को पता है डीएनए बहुत लंबा सा एक मॉलिक्यूल है ना, याद है आपको, एक हिस्टोन प्रोटीन है, उसके ऊपर में लपेट के रैप करके रहता है आपका डीएनए, बहुत लंबा सा है डीएनए आपका, उसका ऊपर में रैप होके पैकेजिंग ऑफ डीएनए, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, तो डीएनए एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है। Since two strands of DNA cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement,
तो क्या होता है कि जो आपका रेप्लिकेशन होता है, it occurs within a small opening of DNA helix which is referred to as replication fork. ठीक, तो डीएनए क्योंकि बहुत सारा लंबा है ना, तो डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए क्या होना पड़ता है, यू सी दिस इज योर डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो डीएनए ऐसे करके बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो आपको इसको रेप्लिकेट करने के लिए आप ये स्ट्रैंड को सेपरेट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सेपरेट करना पड़ेगा, ऐसे, है ना। तो यहां से आपका रेप्लिकेशन शुरू होगा। एक स्ट्रैंड आपका टेम्पलेट का काम करेगा, दूसरा कोडिंग का काम करेगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही यही स्ट्रैंड है यहाँ जहां से आपका न्यूली डीएनए सिंथेसाइज होके निकलेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा होता है ना, उसको रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं, क्योंकि डीएनए बहुत लंबा है ना, तो मतलब एक साथ दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता है। तो एक ऐसा पोजीशन होता है, एक ऐसा रीजन है जिसको हम लोग रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं, दिस वन, ठीक है। रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं जहां से आपका एक्चुअल में रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। The DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction, ये याद रखना। तो आपको पूछ देगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कौन सा डायरेक्शन में डीएनए को पॉलीमराइज करता है, देन इट इज इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। डीएनए एंटीपोलर है ना, एंटीपोलर स्ट्रैंड्स है ना दे आर, तो इसीलिए तो उन लोग जो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज दे विल कैटलाइज इन दिस डायरेक्शन ओनली, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। ओनली वन स्ट्रैंड, ठीक है, द एप्लीकेशन इज कॉन्टिन्यूअस व्हाइल ऑन द अदर इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ये आगे में स्लाइड्स में एक एनसीईआरटी का टॉपिक पिक्चर है, वी विल अंडरस्टैंड इन दैट डायग्राम ओनली, आपको और मतलब जोर से समझ में आएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस कैसा है ना। कॉन्टिन्यूअस मीन्स व्हाट, आपका रेप्लिकेशन कंटिन्यू ऐसे होके जा रहा है, लेकिन डिसकॉन्टिन्यूअस मीन्स आपका डीएनए जैसे टूटते टूटते रेप्लिकेट होगा, ठीक है। तो ऑन वन स्ट्रैंड, ठीक है, तो जहां पे आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहां से 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपका रेप्लिकेशन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द 5 प्राइम टू 3 प्राइम इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। And the discontinuously जो synthesized fragments होते हैं, later they are joined by DNA ligase. Important. बोला ना fragments में टूट टूट के replicate होते हैं, तो टूट टूट के replicate होने के बाद एक दूसरा से बाद में वो कौन से एंजाइम से जोड़ेगा, DNA ligase. MCQ point of view से important question, DNA ligase, ठीक है। And जो DNA polymerases होते हैं on their own cannot initiate the process of replication. Remember, also the replication does not initiate randomly at any place in DNA. There is a definite region in E. coli DNA where the replication originates. Such regions are termed as origin of replication. देखो, now you don't have to confuse between the origin of replication, जिसको हम लोग short form में ORI ORI करके बोलते हैं, ठीक है। तो origin of replication and replication fork में there is no need of any confusion. तो you see ये एक डीएनए है, चलो सर्कल डीएनए, तो ये एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, मतलब ओरिजिन ना यहां से शुरू होगा, लेकिन यही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर में ही आपका रेप्लिकेशन फॉर्क प्रेजेंट होता है, जहां से एक्चुअल में रेप्लिकेशन स्टार्ट होना होता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही मतलब देखो डीएनए पॉलीमरेज कहीं से भी जाके मतलब आपको रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं है। डीएनए में एक ऐसा पोर्शन रहता है, एक ऐसा रीजन है जहां से आपको रेप्लिकेशन एक्चुअली में स्टार्ट होना होता है, दैट इज योर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और वही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर में आपको पाया जाएगा रेप्लिकेशन फोर्क, और वही रेप्लिकेशन फोर्क से आपका एक्चुअल जो रेप्लिकेशन है इट विल स्टार्ट फ्रॉम दैट रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। यू सी, सो दिस वाज द पिक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, विच इज शोइंग द रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था, देखो एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड एंड डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, तो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड कहाँ पे बनता है आपका, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड कहाँ बन रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड में जो वो है स्ट्रैंड डीएनए है, उधर से आपका बन के निकलेगा कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड।
फिर आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम में क्या बनेगा, आपका डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, यानी ये वाला नया जो बन रहा है, ये पुराना है, दिस इज योर पेरेंटल वन, ब्लू वाला आपका पेरेंटल डीएनए है, दिस वॉटर पेरेंटल डीएनए ना, और यही पेरेंटल 3 प्राइम टू 5 प्राइम में आपका कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, कंटिन्यूअस डीएनए का स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा, एंड देन यही 5 प्राइम टू 3 प्राइम में आपका डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, ठीक है। और ये जो डिसकंटिन्यूअस है लेटर ऑन दे विल जॉइन बाय व्हाट, डीएनए लाइगेज, ठीक है। जैसे जब भी हम लोगों को एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है, यानी दूसरा ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म का डीएनए को कंबाइन करना, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अगर आपको कुछ लेबोरेटरी में कुछ स्पीसीज बनाना हो, then you have to combine the DNA from other species, है ना। तो जब भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हैं तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वेक्टर, जो कि एक व्हीकल का काम करता है ना, मैसेंजर का काम करता है, लाइक एक डीएनए को दूसरा ऑर्गेनिज्म का बॉडी में ले जाने का काम वेक्टर करता है, ठीक है। द वेक्टर प्रोवाइड्स द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देन फिर यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है ना, वो कौन सा फेज में होता है सेल साइकिल का, एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है, ठीक है। इंटरफेस याद होगा आपको, है ना। तो ये एमसीक्यू में पूछ देते हैं, ये आपका नीट का भी और सीबीएसई का भी एकदम से पेट क्वेश्चन है, ठीक है, कि इन विच ऑफ द फेज ऑफ सेल साइकिल आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, देन यू हैव टू रिमेंबर इट इज इन द सिंथेसिस फेज ऑफ सेल साइकिल, दैट इज एस फेज। एंड द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड जो सेल डिवीजन साइकिल जो होता है, इट शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके दोनों फंक्शन करना होता है। अदरवाइज क्या होता है कि सेल डिवीजन में कुछ फेलियर हो गया आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, दैट विल रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी, यानी क्रोमोसोमल एनोमैली, ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में चला जाएगा। इसीलिए दोनों को आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन आपका जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन जो साइकिल है, वो मतलब कोऑर्डिनेट करके दोनों को फंक्शन करना होगा। अदरवाइज डीएनए रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन में कुछ फेलियर दिखने को मिल गया तो क्रोमोसोमल एनोमली हो जाएगा, यानी क्रोमोसोमल म्यूटेशन दिखने को मिल सकता है, जिसको हम लोग पॉलीप्लॉइडी करके जानते हैं, ठीक है। So dear viewers, this was all about today's topic. So thank you for watching and listening to this video, and please do make a proper note out of here in this slides, क्योंकि अगर आपको आप इसको देखने के बाद अगर आप खुद से भी एक्स्ट्रा एडिशनल नोट्स ऐड कर सकते हैं बोनस, दैट इज फॉर बेटर, बट अदरवाइज फॉर योर सीबीएसई आपका इतना ही काफी है, और आपका जो टीजीटी पीजीटी है, ठीक है, उसको बेसिक नॉलेज के लिए दिस मच कंटेंट इज इनफ फॉर दिस टॉपिक, है ना। सो थैंक यू once again, we'll see you in the next lecture with a new topic. Thank you.